साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद नवाचार और छोटी कृषि मशीनरी हेतु खुदरा वित्त की उपलब्धता आवश्यक है। तो देखिए, हाल ही में आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि मशीनीकरण के प्रसार में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। यह वर्तमान में अनुमानित 40 से 45% के स्तर पर है, लेकिन यह अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स देशों की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के लिए अमेरिका में मशीनीकरण कितना है? अमेरिका में 95% है, ब्राजील में 75% है, चाइना में 48% है। मतलब यहाँ पर इतना मशीनीकरण हुआ है। उल्लेखनीय है कि इसमें अन्य मशीनों का बहुत कम और ट्रैक्टरों का अधिक उपयोग हो रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कृषि मशीनीकरण से कृषि उत्पादकता को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इनपुट लागत को 20% तक कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को भी कम करता है। इससे कृषि श्रम करना बहुत ही आसान हो जाता है। कृषि में मशीनों के उपयोग को बढ़ाने के जो सुझाव दिए गए हैं, यदि उनकी बात करें तो पहला है छोटे किसानों के लिए उपयुक्त, भारत के अनुकूल और सस्ती छोटी कृषि मशीनरी प्रदान करने हेतु उत्पाद नवाचार को अपनाया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि भारत में लगभग 70% किसान जो हैं वो छोटे और सीमांत कृषक हैं। छोटे और सीमांत किसानों को खुदरा ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे छोटी कृषि मशीनरी न कि ट्रैक्टर की खरीद कर सकें। ट्रैक्टर क्या है? बड़ी मशीनरी में आता है। यह ऋण नाबार्ड द्वारा बैंकों को दिए गए विशेष लक्ष्यों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर के अतिरिक्त अन्य छोटे कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यहाँ कुछ अन्य चीजों की बात करें तो छोटे और सीमांत किसानों की कृषि मशीनीकरण तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन संचालित कर रही है। यह उन क्षेत्रों में भी आरंभ किया जा रहा है जहां खेतों में बिजली की उपलब्धता बहुत कम है। आगे बात करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में। लोगों को ऋणों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए तैयार है। भारत ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को लागू किया है। यह प्रधानमंत्री जन धन योजना का पूरक है। यह नेटवर्क व्यक्तिगत और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों अर्थात एमएसएमई के लिए सूक्ष्म वित्त तक आसान पहुंच को आसान बनाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, एनबीएफसी है। यह अपने ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी एकत्र करने की सेवा प्रदान करने का व्यवसाय करती है। यह ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति की सहमति के बाद उसके वित्तीय रिकॉर्ड को वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करती है। इस प्रकार उस व्यक्ति को छोटी राशि का औपचारिक ऋण उपलब्ध करवाने में मदद करती है। ऋण प्रणाली के 3 घटक हैं: वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता, वित्तीय सूचना प्रदाता और अकाउंट एग्रीगेटर। तो यहां पर हम लोग अकाउंट एग्रीगेटर की बात कर रहे हैं। एग्रीगेटर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह वित्तीय सूचना प्रदाता से जानकारी एकत्र करता है तथा वित्तीय सूचना प्रदाता एफआईपी उपयोगकर्ता के वित्तीय डेटा को बैंकों की तरह रखता है एवं इससे वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के साथ वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के साथ साझा करता है, जैसा कि ऋण देने वाली एजेंसियां करती हैं। अब इसका लाभ क्या है? तो देखिए, यह भौतिक जमानत की बजाय सूचना रूपी जमानत पर आधारित है। यह एक सुव्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से किफायती ऋण तक पहुंच को आसान बनाएगा। साथ ही यह ऋणों की लेन देन लागत और उन्हें स्वीकृत करने में लगने वाले समय को कम करेगा। साथ ही बैंकों के लिए कम आकार के ऋणों को अधिक व्यवहार बनाएगा और यह व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ऋण और अधिक नवान्वेषी वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। यह बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करता है। इसमें प्रत्येक परिवार वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई, तो आप इसका उत्तर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला है, असम और मेघालय ने आपसी सीमा विवाद के समाधान को लेकर के समितियों की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की है। तो देखिए, सीमा विवाद समाधान को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पिछले 1 वर्ष से विचार विमर्श चल रहा है। समिति की सिफारिशों के अनुसार पहले चरण में 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 का समाधान किया जाएगा। हाल ही में क्षेत्रीय समितियों ने इन 6 क्षेत्रों पर अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। दोनों राज्य अब केंद्र को एक साझा रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने समितियों की सिफारिशों पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। असम मेघालय सीमा विवाद के बारे में देखें तो देखिए, असम और मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। वर्तमान में उनकी सीमाओं पर 12 स्थानों पर विवाद जारी है। मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग किया गया था। बाद में मेघालय ने इस कानून को चुनौती दी थी, जिससे विवाद पैदा हुआ था। असम और सीमा विवादों की यदि बात करें, मतलब एक तो मेघालय से, इसके अतिरिक्त जो सीमा विवाद है, तो देखिए अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो असम से अलग होकर बने हैं। इस कारण असम का कई राज्यों के साथ सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ असम का सीमा विवाद उच्च न्यायालय में लंबित है, और वहीं मेघालय और मिजोरम के साथ असम का सीमा विवाद फिलहाल वार्ता के जरिए समाधान के चरण में है। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पिछले वर्ष हिंसक हो गया था, इसके कारण केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा था। यहां पर आप मैप में भी लोकेशन देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जलीय कृषि में रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस चिंता का कारण बन रहा है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक चिंतनीय मुद्दे पर राज्य सरकारों को सूचित किया। यह मुद्दा जलीय कृषि, एक्वाकल्चर और पशुधन क्षेत्रों में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग एवं बहुत ज्यादा उपयोग के प्रभाव से संबंधित है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जिसे शॉर्ट में AMR कह सकते हैं, में सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि एक रोगाणुरोधी दवा जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल आदि के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानक उपचार प्रणाली अप्रभावी हो जाती है, साथ ही संक्रमण बना रहता है जो दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। रेखांकित की गई जो प्रमुख चिंताएं हैं यदि उनकी बात करें तो पहला है जलीय कृषि, अर्थात इसमें मुख्य रूप से झींगा पालन। जलीय कृषि में मुख्य रूप से झींगा पालन करने वाले किसानों को बड़ी मात्रा में रोगाणुरोधी बेचे जाते हैं। इससे एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा प्रकट हो गया है। निर्यात संबंधी मुद्दे मौजूद हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक पाए जाने के कारण भारत से झींगों की खेप को अस्वीकार करने के मामले सामने आए हैं। मवेशियों का उपचार ज्यादातर अनुभवहीन चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। उनके पास बहुत कम या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप एंटीबायोटिक दवाओं का बार बार दुरुपयोग होता है। AMR अर्थात आपका रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर नियंत्रण के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों की बात करें तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 2012, रोगाणुरोधी प्रतिरोध सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क 2013, एंटीबायोटिक्स पर रेड लाइन अभियान 2016 और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017। देखिए, थोड़ा सा कुछ फैक्ट की बात करें तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक विश्लेषण किया था। इसके अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध विश्व भर में अनुमानित 1.27 मिलियन मौतों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। वर्ष 2019 में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से अनुमानित 4.95 मिलियन मौतें दर्ज की गई हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध वर्तमान में विश्व भर में होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण बन गया है तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR से होने वाली मौतें HIV एड्स व मलेरिया से होने वाली मौतों से भी अधिक हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। विद्युत सचिव ने देश के ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग की स्थिति की समीक्षा की है। तो विद्युत सचिव ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन, जिसका नाम है शॉर्ट में समर्थ के लिए संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। पिछले वर्ष विद्युत मंत्रालय ने देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे बायोमास को फायरिंग के स्तर को मौजूदा 5% से बढ़ाकर अपने उच्चतम स्तर तक करेंगे। इसका उद्देश्य ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम करना था। बायोमास को फायरिंग से तात्पर्य है उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोमास को मिश्रित करना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास उपलब्ध है।
इससे पराली दहन की गतिविधियों में भी कमी आने की उम्मीद है। कोयला बॉयलरों में बायोमास को फायरिंग करने के 3 अलग अलग पद्धतियां हैं। पहला प्रत्यक्ष को फायरिंग, इसमें बायोमास और कोयले का एक ही भट्टी में दहन किया जाता है। अप्रत्यक्ष को फायरिंग इस पद्धति में बायोमास गैसीफायर का उपयोग करके ठोस बायोमास को एक स्वच्छ ईंधन गैस में परिवर्तित किया जाता है। गैस का दहन उसी भट्टी में किया जा सकता है जिसमें कोयले का दहन किया जाता है। समानांतर को फायरिंग, इसमें पारंपरिक बॉयलर के अलावा एक पूरी तरह से अलग बायोमास बॉयलर स्थापित करना भी संभव है। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को वर्ष 2022 से आगे 3 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया था। प्रारंभ में इसका कार्यकाल 31 मार्च 1997 तक ही निर्धारित किया गया था। इसके पश्चात अधिनियम की वैधता को वर्ष 2004 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि वर्ष 2004 के बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को समय समय पर संकल्पों के माध्यम से बढ़ाया गया। ऐसा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को एक गैर सांविधिक निकाय मानकर किया गया। तो देखिएगा, यह संवैधानिक नहीं है, ना ही सांविधिक, ये गैर सांविधिक निकाय है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक है। अब इसके आगे भी 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की यदि भूमिका की बात करें तो सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना, ये इसकी कुछ भूमिकाएं हैं जो ये अदा करता है। कार्यकाल के विस्तार का महत्व क्या है? देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो विस्तार किया गया है, मतलब से कार्यकाल का, उसका महत्व क्या है? तो पहला, सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए। इसके बावजूद सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से उनके पिछड़ेपन को अब भी दूर नहीं किया जा सका है। दूसरा, सीवर सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण मैनुअल सफाई का कार्य अब भी उनके जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बना हुआ है। तीसरा, इस प्रकार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग देश में सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई के पूर्ण मशीनीकरण और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना जारी रखेगा। कुछ अन्य चीजों को देखें तो हाथ से मैला ढोने से तात्पर्य है शुष्क शौचालयों और सीवरों से किसी भी प्रकार से मानव मल की सफाई, निपटान या प्रबंधन करने की प्रथा से है। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में 1,82,505 परिवारों की पहचान की गई थी जिनका प्राथमिक व्यवसाय हाथ से मैला ढोना था। ये काफी एक सभ्य समाज के लिए काफी शर्म की बात है। आगे चलते हैं अन्य सुर्खियों वाली जो चीजें हैं, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष I4F के बारे में। तो देखिए, भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने I4F के तहत 5.5 मिलियन डॉलर की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। I4F ध्यान रखिए क्या है, भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष। तो यह भारत और इजराइल के बीच एक सहयोग है। यह सहयोग भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सहमत फोकस क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियों का सामना करना है या समाधान करना है। इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली अभिनव प्रौद्योगिकियों का एक समान विकास और व्यवसायीकरण होगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI, तो देखिए, RBI के डिजिटल भुगतान सूचकांक में 39.64% की प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह मार्च 2021 में 270 था, जो सितंबर 2021 में बढ़ करके 304.006 हो गया है। ठीक है, अब हम यहां पे यदि बात करें DPI अर्थात डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में, तो RBI DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 व्यापक मानदंड शामिल करता है। भुगतान सक्षम करता है, इसके लिए जो भारांश है, वेटेज है, वो 25% है। भुगतान अवसंरचना मांग पक्षकारक के लिए 10% इसमें भारांश है। वहीं भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्षकारक के लिए 15% भारांश है और भुगतान प्रदर्शन के लिए 45% भारांश है और उपभोक्ता केंद्रिता के लिए 5% भारांश है। तो इस प्रकार से यहां पर 5 व्यापक मानदंड है। यह मापन जो इसके अतिरिक्त यह जो है, यह जो DPI है, यह मापन करता है कि देश में डिजिटल भुगतान को कितना अपनाया जा रहा है और इसका कितना प्रसार हो रहा है। इसकी आधार अवधि जो है मार्च 2018 निर्धारित की गई है, अर्थात मार्च 2018 के लिए DPI स्कोर 100 निर्धारित किया गया है।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं न्यू या नई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ALMM के बारे में। तो इससे पहले भारत सरकार ने अपने निर्णय में कहा था कि केवल सौर उत्पादों और ALMM अर्थात नई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स पर कंपनियों को ही सरकार समर्थित परियोजनाओं के लिए पात्र माना जाएगा। अब ओपन एक्सेस और नेट मीटरिंग परियोजनाओं को शामिल करने के लिए ALMM अर्थात अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के दायरे का विस्तार किया गया है। नई लिस्ट 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी, 1 अप्रैल 2022 से। इसका उद्देश्य सौर आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है या बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त चीन पर निर्भरता के कारण घरेलू सौर उद्योग लंबे समय से संकट में है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम को उसकी स्थापना दिवस पर बधाई दी है। NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वर्ष 2006 में किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के विरुद्ध विशेष प्रतिक्रिया करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स की 15 बटालियन शामिल हैं। इन बटालियनों को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित एवं तैयार किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं गैर प्रतिमोच्य टोकन नॉन फंजिबल टोकन्स NFT के बारे में। तो ये डिजिटल विश्व में एक तरह की परिसंपत्तियां हैं। इन्हें किसी भी अन्य संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन इनका अपना कोई मूर्त रूप नहीं है। ठीक है, ये क्या है? नॉन फिंजिबल मतलब इन्हें आप छू नहीं सकते हैं। NFT अर्थात नॉन फिंजिबल टोकन्स विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं। ये एक ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं, उनकी प्रतिलिपि बनाना संभव नहीं है। डिजिटल टोकन को आभासी या भौतिक संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण पत्र के रूप में माना जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो देखिए, इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट या परिप्रशांत मेखला के रूप में भी जाना जाता है। आप मैप में देख सकते हैं। यह प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विशेषता यहां सक्रिय ज्वालामुखियों की उपस्थिति और लगातार भूकंपीय गतिविधियों का होना है। यहां विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी स्थित हैं। अभी हाल ही में जो प्रशांत सागर में स्थित टोंगा जो द्वीप था, एक द्वीपीय देश है, वहां के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसके अलावा यहां विश्व के करीब 90% भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में विवर्तनिक प्लेटें सबडक्शन जोन अर्थात प्रविष्ठन क्षेत्र निर्मित करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। एक प्लेट दूसरी, इसके तहत क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती हैं। जैसे ही यह सबडक्शन होता है अर्थात धंसती हैं एक दूसरे के नीचे, चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और यह ज्वालामुखी गतिविधि का कारण भी बनता है। आगे बात कर लेते हैं इरेडा के बारे में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अर्थात इरेडा। देखिए, सरकार ने इरेडा में 1500 करोड़ रुपए, कितना? 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में पंजीकृत है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा या विद्युत उत्पादित करने वाली योजनाओं एवं परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, साथ ही कुशल उपयोग के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 2015 में इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त एक सरकारी कंपनी है या PSU है। आगे चलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, जिनका जन्म 1890 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1988 में होती है। तो देखिए, 20 जनवरी को खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि है। इन्हें पुण्यतिथि है। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। वह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक पख्तून या पठान थे। इस क्षेत्र को अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। इनके व्यक्तित्व के गुण की बात करें तो नम्रता, ईमानदारी, साहस, अहिंसा इत्यादि के गुण थे। भूमिका, तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक नामक संगठन स्थापित किया, जिसे लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनको पुरस्कार की बात करें तो उन्हें सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में बस इतनी ही चीजें। इससे अब इसके अतिरिक्त जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।